बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पेशावर, आपको याद है कि मैं आखिरी दफा यहां कब जलसा किया था? जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो पहला जलसा मैंने उसके बाद अपने पेशावर की आवाम के पास आके किया। और माशाअल्लाह पेशावर, जब भी मैं आपको कॉल देता हूं, कभी आपने मुझे मायूस नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा पेशावर, आज मैंने बात तो आपसे करनी थी सैलाब की। कल मैं सखर गया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ने हमारे पाकिस्तानियों को, खास तौर पे सिंध, बलूचिस्तान, डीजी खान, राजनपुर, डीआई खान, टांक और यहां ऊपर स्वात, गिलगित बल्तिस्तान, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला है। और सिंध में खास तौर पे मैं बात तो सिंध की करना चाहता था कि बहुत हमारे सिंध के पाकिस्तानी बड़ी मुश्किलों में हैं। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, और खास तौर पे कल एक बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चला है, तो मैं उसके ऊपर पहले बात करूंगा और फिर आपसे पेशावर मजीद बातें होंगी। सबसे पहली चीज, मेरे पाकिस्तानियों, हम सबको एक चीज समझनी चाहिए कि कोई कौम, पेशावर, मेरी कोशिश ये है कि मेरा ये सारे जो नौजवान यहां खड़े हैं, मैं आपकी तरबियत भी करूं, आप में सियासी शऊर पैदा करूं, आपको समझाऊं कि हकीकी आजादी क्या है, आपको समझाऊं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कैसे एक इंसान को आजाद करता है। कैसे जब अल्लाह से आप दावा करते हैं कि अल्लाह तेरा सिवा कोई खुदा नहीं, तो आप अपनी वो जंजीरें तोड़ते हैं जो इंसान को जमीन पे रखता है, इंसान की परवाज रोकता है। ये जंजीरें परवाज रोकती हैं इंसान की, उसकी अजमत की। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ला इलाहा इल्लल्लाह से इंसानों को आजाद कर दिया। छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, चंद सालों में, पेशावर, चंद सालों में दुनिया की इमामत की उन्होंने। ये तारीख का हिस्सा है। और मेरी भी कोशिश है कि मैं अपनी कौम की जो जंजीरें बंधी हुई हैं जमीन से, जो हम ऊपर परवाज नहीं कर पा रहे, मेरी भी कोशिश ये है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हुए अपनी कौम को जगाऊं और कौम को आजाद करूं, ताकि ये जंजीरें टूटे और मेरी कौम ऊपर परवाज करे। तो सबसे पहले ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो चोरों का टोला एक अमरीकी साजिश के तहत इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, ये जो साजिशी टोला,
ये जो इस मुल्क का 30 साल से खून चूस रहा था, आज हमारे ऊपर बिठाया गया हमारी बेहतरी के लिए नहीं, इस कौम को नीचा बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए। और इसलिए मैं आपके पास आया हूं, दूसरी दफा आया हूं कि पेशावर, मैंने इंशाअल्लाह आपको अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल करके पाकिस्तान को एक अज़ीम कौम बनाना है। जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, वो कौम जो कि इंशाअल्लाह वर्ल्ड लीडर्स बनाएगी, जो खुशहाल होगी, जिधर हरे पासपोर्ट की दुनिया इज्जत करेगी, जिधर जब, और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब हमारे पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एक ऐसा वक्त था कि अरब ताजिर, मुसलमान ताजिर जब मलेशिया और इंडोनेशिया गए तो कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी इंडोनेशिया और मलेशिया। मुसलमान ताजरों का किरदार देख के, मुसलमानों के ताजरों की सच्चाई देख के, सादिक और अमीन ताजरों ने अपने किरदार से लोगों को मुसलमान किया। याद रखें, मुसलमानों ने फतह नहीं किया था मलेशिया और इंडोनेशिया, मुसलमानों का कैरेक्टर था जिसने फतह किया था। मैं वो चाहता हूं कि वो हमारे पाकिस्तानी बने कि जब आप दुनिया में जाएं तो लोग आपकी इज्जत करें, आपके पासपोर्ट की इज्जत करें। और वो कभी नहीं होगा जब तक आपके ऊपर ये चोर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, मैं चाहता हूं पेशावर जरा गौर से, क्योंकि आज मैंने बड़ी वीडियोस दिखानी है आपको। आज आप ये जलसा पूरी तरह आपकी तरबियत भी होगी और आप एंजॉय भी करेंगे। तो मैं जो आपको कह रहा था, फिर से मैं जो आपको कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम एक खुददार, गैरतमंद कौम हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में जिसके चले जाता है, वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। अच्छा, अब देखो, जो मैं चाहता हूं कि किस तरह की कौम मुझे चाहिए, और जरा ये देखें इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर को। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटाओ। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। क्यों पेशावर, सुन लिया? ऐसे आदमी को आप अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हो? अगर ये वाकई अगर गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर होता तो पहले जो इन्होंने अरबों रुपया चोरी करके मुल्क से बाहर रखा, पहले वो वापस लेके आते, फिर लोगों से पैसे मांगते। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और बाहर जाके लोगों से पैसे भीख मांगना। अच्छा पाकिस्तानियों, पेशावर, मैं आज आपको अब बताना चाहता हूं कि ये जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया, अब इनको पता चल गया है कि
ये हमें हरा नहीं सकते। हाँ मुझे पता है कि फजल रहमान भी इनमें से एक है। अब ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको पता है कि मैच खेल के तो ये अब ये जीत नहीं सकते। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। अब ये कर क्या रहे हैं? साजिशें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ, केस बनाओ, कभी तोशाखाना, कभी वो इनका पालतू इलेक्शन कमीशन, कभी वो कोशिश कर रहे डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अदालत के अंदर मुझे दहशतगर्द बना दिया। पिशावर वालों, दहशतगर्द आपके सामने खड़ा है। कोशिश है कि किसी तरह बस इमरान खान मैच ना खेले। ये वैसे ही है, जब हम छोटे थे क्रिकेट खेलते थे तो जब एक टीम हारने लगती थी वो विकेटें उठा के ले जाती थी। अब ये यही कर रहे हैं, मैच खेल नहीं सकते, किसी ना किसी तरह बस इमरान खान को बाहर निकालो टीम से। दूसरी चीज, और ये उससे खतरनाक चीज कर रहे हैं, पेशावर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इसको किसी तरह पाकिस्तान की फौज से लड़ाया जाए। ये इनकी दूसरी कोशिश है। पहले डिस्क्वालीफाई करो और साथ साथ कोशिश करो कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लड़वाएं, और फिर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ कि पाकिस्तान के अदारे किसी तरह तरीके इंसाफ के खिलाफ हो और ये किसी तरह मैच जीत जाएं। बस मैं आज आपको वीडियोस दिखाने लगा हूं, और मैं उससे पहले आपको बताऊं कि कोशिश इनकी क्या है। जो कुछ मैं कहता हूं, इनका प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, वो हर चीज को मोड़ के कोशिश करता है कि या किसी तरह अदालत मेरे खिलाफ हो या किसी तरह फौज मेरे खिलाफ हो। अब मैंने क्या कहा था? मैंने अभी चंद रोज पहले क्या कहा, परसों मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि फौज का जो आर्मी चीफ होता है उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। अब मुझे यह बताओ कि कोई भी किसी का खैर ख्वाह होता है, वो हमेशा चाहेगा अगर इदारा मजबूत करना है मेरिट पे सिलेक्शन हो। यह दुनिया का असूल है। आपने अगर फैक्ट्री सही चलानी है, ऊपर मेरिट पे आदमी बिठाओ। आपने अगर मुल्क को ऊपर लेके जाना है, क्रिकेट टीम अच्छी बनानी है, तो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो। इसमें क्या गलत बात की थी? और मैंने साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ये क्यों कहा था मैंने ये इसलिए कहा था, सबसे पहले नवाज शरीफ मुल्क का मुजरिम है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर इसकी पैनामा में पकड़ा गया, सजा हुई इसको। झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा, मफरूर है। मुझे यह बताएं पेशावर, जरा मुझे यह बताएं कि क्या एक चोर को, एक मफरूर को, एक भगौड़े को जो मुल्क से बाहर पैसा ले जाता है, क्या उसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिलेक्ट करना चाहिए? जरा मुझे बताएं। और इधर बात खत्म नहीं होती। दूसरी, डॉन लीक्स क्या थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौज को कह रहा था ये दहशतगर्दी कर रही है। हिंदुस्तान
उस वक्त के पाकिस्तान के सिपा सलार रहील शरीफ को कह रहा था ये दहशतगर्दों का सरदार है। और डॉन लीग्स में क्या चीज सामने आती है? बजाय नवाज शरीफ और नून लीग अपनी फौज के साथ खड़े हो, वो हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचाते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, फौज सब कुछ कर रही है। अपने से फौज को अलग कर लिया। काठमांडू में सार्क मीटिंग में बरका दत्त किताब में लिखती है कि नवाज शरीफ छुप छुप के नरेंद्र मोदी को मिल रहा था अपनी फौज से डर के। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी वो अमेरिकनों को कहता है, अपने अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर हुसैन हक्कानी वो जाके अमेरिकनों को एडमिरल मलन को कहता है कि जनाब गवर्नमेंट को और जरदारी की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। लेकिन तीसरी चीज पेशावर सुनो, इन्होंने सबको, मैंने बार बार आपको वो मुरासला दिखाया जो अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद को, कि अगर तुमने इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अभी टेबल नहीं हुई थी तब वो धमकी देता है, और सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। नो कॉन्फिडेंस आता है, चोरी के पैसे से मेंबर पार्लियामेंट खरीदे जाते हैं, करप्शन के पैसे से लोटे बनाए जाते हैं। और आपका भी एक बहुत बड़ा लोटा था। कौन लोटा था आपका? एक ही पख्तूनख्वा से लोटा आया और बहुत बड़ा लोटा था वो। लोटों पे पैसा चलता है, लोटों पे नोट चलते हैं, और उसके बाद हमारी हुकूमत गिराई जाती है और इनको इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर लगाई जाती है। और मेरा तीसरा सवाल है कि क्या वो लोग जो बाहर से मुसल्लत किए गए हैं, जिनके पैसे और दौलत बाहर पड़ी है, क्या उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपॉइंट करना चाहिए? बताओ। तो मैंने ये कहा और कहते कि जनाब इमरान खान तो फौज के खिलाफ है। अभी चलो, अब मैं चाहता हूं ये नून लीग के दो, एक वजीर और एमएनए, जरा आप इनकी वीडियो देखें और उसके बाद बात करता हूं। सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सप्लाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर, मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहजाद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुइशत की डिस्कस करते हैं कि यहां जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सियासी मामला कि जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी ना नोटिस था ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। मैं आज भी ये बात कहने लगा हूं कि अगर
कि जो हमें इसलिए ये हुकूमत हमारी गिराना चाहते थे कि इमरान खान एहतसाब ना कर दे। डर ये था कि अगर इमरान खान रह गया तो ये जेल में चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो चोरी किया वो पकड़ी जाएगी। मतलब ये कि ये इसलिए गिराना चाहते थे, महंगाई वजह नहीं थी, माइशत वजह नहीं थी, वजह सिर्फ एक थी कि इन्होंने एनआरओ लेना था और 1100 अरब रुपया अपना माफ करवाया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो नून लीग प्रोपेगेंडा कर रही है कि इमरान खान फौज के खिलाफ है, जरा सुने कि इनके लीडर्स ने फौज के खिलाफ क्या बातें की। और मैं चाहता हूं मीडिया इसको दिखाए ताकि पता चले कि ये जो लोग आज इक्तदार में बैठे हैं और ये हर रोज प्रोपेगेंडा कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और फौज की लड़ाई हो जाए, जरा ये सुने कि इन्होंने फौज के मुतालिक क्या बातें की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। फौज के जवानों और अफसरों के नाम जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद प्रस्त टोले के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहाँ आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए। उसको बल्कि इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीज़ें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पे पलने वाले जर्नलों अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हश्र। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। सुन लिया पेशावर, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी मुल्क मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी, हम आजाद हो सकेंगे। हम अपनी आजादी, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, कोई मुल्क हमें फतह नहीं करेगा। जिस तरह सारी मुसलमान दुनिया में आज अजाब आया हुआ है, सोमालिया से लेके, लिबिया से लेके, सीरिया से लेके, सारी मुसलमान, अफगानिस्तान में क्या हुआ, यमन में, सारी मुसलमान दुनिया में किस तरह का अजाब आया, और हम वो पाकिस्तान है जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। तो नून लीग वाले ये समझ जाओ कि हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। और कभी अगर कोई तनकीद करते भी हैं अपनी फौज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं। अब वो चलाओ।
चलो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही, और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन खानी के जरिए। जी शुक्रिया। मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं हमेशा समझता हूं। और आज तो है ही 6 सितंबर। पेशावर मुझे अभी भी 6 सितंबर याद है। मैं उस वक्त स्कूल में था और मुझे याद है जब के लाहौर में के पास हिंदुस्तान की फौज आई और जो वहां जिस तरह की हमारे घरों में बमबारी की आवाज आ रही थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह 6 सितंबर याद है। और मुझे यह भी याद है कि सारी कौम तब खड़ी थी अपनी फौज के साथ। अब दूसरी चीज मैं ये चाहता हूं कि आप सब देखें कि जुडिशरी के खिलाफ ये नून लीग ने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या बातें की हैं, जरा ये जरूर देखें, फिर मैं आप अगली बात करता हूं। इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म, इस पे भी 100 मुकदमे। फजल रहमान देख ले कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है इसको। सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। मौजूदा बेंच है उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मतलब जो उनके ख्यालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। और अब तो ये बात पहले से जो है वो प्रिडिक्ट होने लगी है। जो सहाफ़ी वहाँ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को कवर करते हैं तो वो पहले से जब बेंच बनता है या कोई केस जाता है तो वो पहले से बता देते हैं कि इसके ऊपर फलां बेंच बनेगा। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पीछे बेंड करके अपने आप को कभी इधर कि नहीं शायद उनको समझ नहीं आई, शायद उनकी तरफ पैगाम नहीं पहुंचा, वगैरह 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 करके इनको हाथ नहीं लगाया। इनको तो मतलब ये है कि इनको कौन सी दीवार पे लगाया। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया। जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहते हैं कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। आला अदलिया के जजेस पार्टी बनकर अगर चीफ जस्टिस वो जबान इस्तेमाल करेंगे जो इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के करता था, तो उस जबान का वही जवाब मिलेगा जो नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन को दिया जाता है। आप कौन होते हो किसी की तौहीन करने वाले? आप कौन होते हो किसी की तज़हीक करने वाले? ऐसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले करोगे, बुग़्ज़ पर मबनी फैसले करोगे, इंतकाम वाले
5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने लाके खड़ा कर दिया। क्या बताओ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इससे भी बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता, पर्सनली जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई, बदनाम जमाना JIT को आज तक व्हाट्सएप। मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा सैंपल दिखा रहा हूं कि किस तरह का ये अपने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या जबान इस्तेमाल की गई है। और मैं अपना आपको बता दूं, आज से 26 साल पहले जब मैंने सियासत शुरू की तो उसको इंसाफ की तहरीक का, आजाद अदलिया के लिए सबसे पहले हम खड़े हुए। जेल में वाहिद सियासी लीडर था जो आजाद अदलिया के लिए जेल में गया। 2008 की इलेक्शन बॉयकॉट की अपनी अदलिया के लिए। उसके बाद जब हम इक्तदार में आए तो इस्लामाबाद में 50 साल के बाद पहली दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया अपने जजेस के लिए। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहां इंसाफ नहीं होता, और इंसाफ देती है अदलिया। इसलिए हमने हमेशा अपनी अदलिया की इज्जत की है। ये जो नून लीग के लोग हैं जो आज जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अटैक कर रहे हैं इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को, ये कभी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने कभी अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी कि अदलिया को अटैक करे, क्योंकि आखिर में इंसाफ होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी, और इंसाफ अदलिया देती है। मुझे बड़ा जनाब इन्होंने कहा कि देखें इमरान खान ने कोई बड़ी गलत जबान इस्तेमाल कर दी। मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं, लोअर कोर्ट्स की इज्जत करता हूं, वो लोअर कोर्ट्स जो आम इंसानों की खिदमत करते हैं। और मुश्किल हालात में अगर एक मैजिस्ट्रेट ज़ेबा के खिलाफ ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त जबान इस्तेमाल की, उसकी वजह थी मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको जिसको कहते हैं कस्टोडियल टॉर्चर, उसको हवालात में बंद करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया। और उसकी जब हमने देखा उसके हालात और उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे, मेरे ही उसके ऊपर अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। कभी मैं ये नहीं समझ सकता कि मैं किसी जज को धमकी दूं, लेकिन मैं आज सबको ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जब तक इदारे मजबूत और ताकतवर नहीं होंगे, मुल्क ऊपर नहीं आएगा। आज अगर मगरिब के अंदर खुशहाली है तो वहां इंसाफ है। जितना ज्यादा इंसाफ और कानून की बालादस्ती, उतना खुशहाल माशरा। तो मेरी तो पहले दिन से यह स्ट्रगल है। तो पेशावर सबको मैं आज पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़ाने की, ये कौम सब समझ गई है। कौम में सियासी शऊर आ गया है। लोग एक एक चीज, कभी भी पाकिस्तान के अंदर अवाम और बच्चे और नौजवान और मेरी ख्वातीन बहनें, कभी इस तरह का शऊर और बेदारी नहीं थी जो अल्लाह के फजल से आज पाकिस्तान में है। तो ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से मुकाबला करूंगा, लड़ूंगा तुम्हारे से।
अपनी सारी कौम, सारी कौम के पास जा रहा हूं। 7 महीने से मैं पब्लिक में हूं, हर शहर में जा रहा हूं, अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं तुम्हें कॉल दूंगा तुमने निकलना है मेरे साथ। कहती है ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब मगर दिल अपना मेहरान है। अच्छा पेशावर, जब हमें इन्होंने हटाया था, फिर से मैं आपको याद करा दूं, उस वक्त पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। जो इस हुकूमत ने जो किताब माइशत के ऊपर शाया की, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे तेजी से हमारी माइशत ऊपर जा रही थी। 5.6 और चौथे साल 6%। आज IMF कह रहा है, आलमी इदारा कह रहा है कि 6% से अब हमारी माइशत 1% से भी कम पे जा रही है। यानी माइशत सुकड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। किसान जिसने रिकॉर्ड पैदावार की थी, उसकी पैदावार नीचे जा रही है, क्योंकि बिजली और फजल रहमान की कीमत ऊपर चली गई है। ट्यूबवेल के लिए जो डीजल चाहिए वो महंगा हो गया। बिजली, अच्छा बिजली के बिल जिन जिन के पास आए हैं, जरा मुझे हाथ खड़े करके बताएं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी बिजली नहीं थी। क्या हुआ कि 4 महीने में कौन सी क़यामत आ गई कि बिजली की कीमत 18 रुपए यूनिट से 36 रुपए यूनिट, और टैक्सेस मिला के 50 रुपए यूनिट पे बिजली पहुंच गई है। गंदम 850 रुपए पे 20 केजी मिलती थी, आज कराची के अंदर 2000 रुपए पे नहीं मिल रही। बलूचिस्तान में देखें गंदम की कीमत किधर गई। हमारे दौर में, ये जरा गौर से सुने, हमारे दौर में तेल इंटरनेशनल मंडी में 103 से 115 डॉलर पे बिकता था। आज वो पहुंच गया 96 डॉलर पे। तेल की कीमत इंटरनेशनल मंडी में कम हो गई है। लेकिन हमारे दौर में 1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए और 1 लीटर फजल रहमान 145 रुपए। आज 234 पे पहुंच गया। बिजली दुगनी, पेट्रोल डीजल ऊपर, सब कुछ महंगा और रुपया गिर रहा है। IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिर रहा है। IMF ये कहता है कि आगे पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो और बिगड़ने वाले हैं। बिजली की कीमत अभी और बढ़ेगी, GST लगेगा 17%, कीमत और ऊपर, पेट्रोल डीजल और ऊपर। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज हम नहीं, IMF कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, यानी माशी तबाही की तरफ जा रहा है। तो सवाल आज ये है कि वो कौन थे, वो कौन मुजरिम थे, कौन इस कौम के गद्दार थे जिन्होंने बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के इस मुल्क में आपकी हुकूमत कराई और इन चोरों को लेके आए। मैं अब जरा जो आपको आजकल जो नवाज शरीफ की बेटी आजकल बनी हुई है, मालिका बनी हुई है पाकिस्तान की, प्रोटोकॉल उसको प्राइम मिनिस्टर का मिल रहा है। जरा मैं सारी कौम के सामने बताना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि इससे सच नहीं बोला जाता।
जरा ये आप फिल्म शो देखें, ना आपकी इनकम इतनी है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं कि आपने मेफेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? सुन लिया? ये आज से 10 साल पहले मैंने पूछा कि बताएं आपने आमदनी तो अपनी दिखाई नहीं, तो ये अरबों रुपए की बर्तानिया के सबसे महंगे शहर लंदन के सबसे महंगे इलाके में आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे ली? तो जरा आप ये सुने, जवाब आता है। बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया? कहते किधर है ये प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहे हैं? अब ये जरा मरियम बीबी को भी सुन लो कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया? सुन लिया पेशावर? सुन लिया आपने? मेरी बहनों, आपने सुन लिया कि लंदन तो छोड़े, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे तो बहुत बुरे हालात हैं। अब मरियम बीबी को नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स। दुनिया में जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हो जाती हैं। बड़े बड़े दुनिया में प्राइम मिनिस्टर और वजीर सब पकड़े जाते हैं, उसमें हमारे शरीफ खानदान भी फंस जाता है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया? अब ये सुना, ये इंकशाफ हो गया। जब इंकशाफ हुआ तो मरियम के भाई हुसैन शरीफ क्या कहते हैं, ये जरा सुन लें। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। पेशावर सुन लिया कि छुपाई हुई थी प्रॉपर्टीज। एक हदीस है कि शैतान आप इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। वो दुनिया में नशर हो गए, उन्होंने कहा हमारी प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टी सामने आ गई। अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। असल में नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी थी। मरियम बेचारी के पास किधर से पैसा आया? पैसा तो नवाज शरीफ का था। क्यों छुपा रहा था? क्योंकि आपके चोरी का पैसा था, अवाम से पैसा चोरी किया था। चोरी और करप्शन में क्या फर्क? चोरी होती है जो जेब कुतरा करता है, जो आपके घर में चोरी होती है, जो साइकिल चोरी होता है, मोटरसाइकिल, इंसान को नुकसान पहुंचता है। करप्शन, मुल्क का पैसा चोरी करने को करप्शन कहते हैं, और मुल्क तबाह होते हैं करप्शन से। जो पैसा आपकी तालीम पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, गुर्बत कम करने पे, जो पैसा वहां खर्च करना होता है इनकी जेबों में चला जाता है, मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए कौम में गरीब इसलिए नहीं होती कि उनके पास वसाइल नहीं है, असासे नहीं है। कौमें गरीब तब होती हैं जब उनके अपने सरबराह मुल्क को पैसा चोरी करके बाहर ले जाते। तो ये जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, सारी कौम तैयार हो जाए। मैं कभी इनको कबूल नहीं करूंगा, मैं कभी इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। खबर तकम इस्तोर माल रोड़ा लड़श पे खबर तकम इस्तोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। पेशावर
हाथ खड़ा करके बताओ आप तैयार हो जब मैं आपको कॉल दूंगा? आपने सब तैयार होना है। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं, कहता रहा हूं, मैं हूं आपका कप्तान और आप मेरी टीम हो। और ये वर्ल्ड कप हमने पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए जीतना है। एक अजीम मुल्क बनाना है पाकिस्तान को। हमेशा आजाद मुल्क ऊपर जाते हैं, गुलाम मुल्कों की परवाज नहीं होती। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी दुनिया के मुल्क से लड़ाई करें। हम अमेरिका को मैं बार बार कहूं कि अमेरिका, हम अमन में आपके साथ हैं, किसी जंग में हम आपके साथ नहीं हैं। हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम किसी सूरत आपकी गुलामी नहीं चाहते। हम अपनी जमीन नहीं इस्तेमाल होने देना चाहते किसी और लड़ाई के अंदर। हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन इस्तेमाल हो किसी भी दुनिया के मुल्क के ऊपर आप किसी किस्म की जारियाना कार्रवाई करें। हम ये नहीं चाहते। हम फिर से कहते हैं, हम अमन में सबके साथ हैं। हम तो हिंदुस्तान से भी अच्छी दोस्ती करेंगे, लेकिन पहले कश्मीरियों को उनका हकूक दो, उनकी स्टेटहुड वापस करो। हम हिंदुस्तान से भी बातचीत कर लेते, लेकिन हम किसी सूरत अपनी आजादी के ऊपर सौदा कभी नहीं करेंगे। मेरे साथ हो पेशावर, साथ हो मेरे। तो फिर से जाते हुए आखिरी बात, आप सब ने तैयार रहना है। मैं आपको कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो कॉल होगी इस मुल्क को इन चोरों से आजाद करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।